हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने आज 1 जन 2022 का हिंदी का पेपर मुझे किसी ने सेंड किया था। तो मैं आपको हिंदी का लैंग्वेज 1 हिंदी जिनके पास है वो लोग अपने आंसर की जो है वो चेक कर लें। ये 1 जन की है, ठीक है। मैं सीडीपी और इसका ईवीएस करा चुकी हूँ, अब हिंदी करा रही हूँ। जिसको भी अभी कोई और चाहिए हो, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि किसी को हाँ इंग्लिश का कराना है, 7 का था या 7 जन का, तो प्लीज़ अपनी आंसर की मुझे भेज दीजिए, मैं आपको उसका करा दूँगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। जो सबसे पहला हमारे पैराग्राफ स्टार्ट हो चुके हैं, तो मैं पैराग्राफ तो पूरा नहीं पढ़ूंगी, मैं आपको क्वेश्चन बताती जाऊंगी, बस आप क्वेश्चन देखते जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। तो चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, पैराग्राफ पूरा हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं कि विश्व में कितने पहले पहल शून्य को संख्या के रूप में मान्य दी, तो वो थे भारत ने, ठीक है। किसने दी थी वो? भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है। इसमें भी पैराग्राफ स्टार्ट हो चुका है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका भी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि संख्याओं के संदर्भ में कौन सी अवधारणा समझानी सबसे कठिन है। कि शून्य सबसे बड़ी संख्या है, शून्य 1 से बड़ा है, शून्य 1 से छोटा है और शून्य जोड़ा जा सकता है। तो ये सबसे कठिन जो अवधारणा है, जो समझानी टफ है, तो वो क्या है? शून्य 1 से छोटा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। उसका भी पैराग्राफ है, मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने इसका पैराग्राफ हटा दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लें कि स्वतंत्र का संधि विच्छेद है स्वतंत्र, सुतंत्र या सुअतंत्र या स्वतंत्र। तो करेक्ट ऑप्शन है 2, ठीक है। 2 सही है बिल्कुल, सु प्लस तंत्र, स्वतंत्र। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसका भी मैंने पैराग्राफ हटा दिया है आपके सामने से। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, किस शब्द में अब उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वो है अवधि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। आपने ये लगाया तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 का भी पैराग्राफ में हटा चुकी हूँ। क्वेश्चन देख लेते हैं कि शून्य की अवधारणा आने पर भी मनुष्य ने इसे बहुत समय तक संख्या क्यों नहीं समझा होगा। 5th का करेक्ट ऑप्शन है 1 की मूर्त चीज़ों से शून्य की संबंधता ना होना, ठीक है। 5th का करेक्ट ऑप्शन है 1। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार और एक वास्तविकता है। का आश्चर्य है कि 6 का जो है कि ये दिखाई नहीं देता, परंतु इसका अस्तित्व है। दिखाई तो नहीं देता लेकिन अस्तित्व तो है ना शून्य का, कि अगर 1 के आगे लगा दो तो वो 10 0 अगर तो हम 10 बढ़ जाता है, फिर वो 100 हो जाते हैं, इसीलिए फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन है 1। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि शून्य के बारे में कौन सा वाक्य सही है। कि शून्य प्राकृतिक प्रदा है, शून्य मानव जनित आविष्कार है। हाँ, क्योंकि शून्य को एक जनित आविष्कार है, ठीक है, मानव लेकर आए थे इसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इतिहास में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है, तो उसका 8 का ऑप्शन है इक, ठीक है। इक का प्रयोग किया जा सकता है प्रत्यय में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है कि वैज्ञानिक में मूल शब्द है विज्ञान, ठीक है। 9 का करेक्ट ऑप्शन है 4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब आपके जो है ये पोएम शुरू हो गई हैं, इसको हम कविता बोलते हैं, तो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर है इसका। क्वेश्चन नंबर 10 इसका शुरू हो जाता है कि इस पद्यांश में मुख्यतः किसकी बात की गई है। सूर्योदय की, सूर्यास्त की, धरती की, आसमान की। तो इसमें बात करी गई है धरती की। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 का मैंने पैराग्राफ हटा दिया है। 11 देखें अब क्वेश्चन नंबर कि निम्नलिखित में से भिन्न शब्द युग्म है। गरज, गूर्जा, भूचाल, भूकंपो, उभर, उभर, डूब, डूब। तो 11 का करेक्ट ऑप्शन है कि भूचाल, भूकंपो। 11 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 12 का मैंने पैराग्राफ हटा दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं कि धरती को कौन डुबोना चाहते हैं। अत्यधिक वृष्टि, अत्यधिक गरजना, अत्यधिक भूकंप या अत्यधिक सिंधु। तो कौन डुबोना चाहता है? अत्यधिक वृष्टि। 12 का हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका 1, अत्यधिक वृष्टि। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 13 है कि धरती अनमोल है भाव पदार्थ की किस पंक्ति में अभिव्यक्त रहा है? सूर्योदय सूर्यास्त संख्याओं, उभर उभर कर आई है ऊपर, मोल नहीं ले पाए इसको, ये मिट ना सकी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से थर्ड होगा कि मोल नहीं ले पाए इसको। ठीक है, आप लोग देखिएगा इसका आंसर क्या होगा। मुझे इसका थर्ड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। देख लीजिएगा आप लोग, कन्फ्यूज़न है थोड़ी मुझे इसमें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सिंधु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा इसमें नहीं है? उद्दी है, सागर है, जल्दी है। जलद नहीं है। जलद किसका है? बादल का है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जलद। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत धरती पर आने वाले संकटों के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है। प्रलय, भूचाल, भूकंप या सिंधु। तो 15 का हो जाएगा जो उपयुक्त शब्द नहीं है वो है सिंधु। करेक्ट ऑप्शन है 4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 16 से आपकी पेडागॉजी शुरू हो गई है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की मान्यताओं का वह समूह जो इस बात की व्याख्या करता है कि भाषा संरचनाओं या नियमों का समूह है, किस रूप में जाना जाता है? संप्रेषणात्मक उपागम, अतः क्रियात्मक उपागम, संरचनात्मक उपागम या निवेश उपागम। तो ये किसकी तरफ से जाना जाता है? संरचनात्मक उपागम। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है कि इनमें से कौन से भाषावाद के लाभ हो सकते हैं? तो 17 का आपका करेक्ट हो जाएगा कि इसका आपका करेक्ट होगा कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। ठीक है, इसका ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है कि यदि शिक्षक विद्यार्थियों को शब्दावली सीखने में मदद करना चाहता है तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे प्रभावशाली होगा? क्वेश्चन बड़ा है इसलिए मैं जूम नहीं कर सकती हूँ इसे। क्वेश्चन 1 है कि कहानियों और चित्रों का प्रयोग, दोहराव ड्रिल का प्रयोग, लिखित अभ्यास का प्रयोग या पाठ्य पुस्तकों का उपयोग। तो करेक्ट ऑप्शन है 1, कहानियों चित्रों का प्रयोग। ठीक है, 1 ऑप्शन यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। शिशुओं में भाषा के विकास के संबंध में कथन आ और बाक पर विचार करें। कथन आ देखते हैं। शेष अवस्था में बच्चे की वॉक नली एक वयस्क मानव की तुलना में जानवर की तरह अधिक होती है। यह कथन बात 6 से 12 महीने के दौरान एक बच्ची तरह तरह के बबलाना और दोहराव वाले बबलाना में संलग्न है। आ सही है, बा गलत है, या आ गलत है, बा सही है। तो आपको ये सब बताना है। तो 19 का जो करेक्ट हो जाएगा कि आ तो गलत है लेकिन बा सही है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2। 19 का करेक्ट ऑप्शन है 2। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20 की समूह। ये आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 20। वहाँ आपको दिख नहीं रहा तो इसलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 20 समूह प्रस्तुति के दौरान यदि किसी विद्यार्थी के द्वारा अनुचित व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है तब एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करना चाहेंगे? तो 20 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो 2 है कि उससे बात करेंगे आप। ठीक है, यही सोल्यूशन है कि आप उससे बात करें। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 मैंने आपके सामने लिख दिया है कि भाषा विज्ञान की कौन सी शाखा संदर्भ से भाषा से जुड़ी है? तो वो है स्वर विज्ञान। ठीक है, 21 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने आ गया है कि संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण के संबंध में कथन और आ और बा पर विचार करें। कथन आ देखते हैं कि शिक्षक की भूमिका सामान्यतः वाचन के लिए मॉडल होने के बजाय एक संसाधक या मॉनिटर की है। कथन बा देख लेते हैं अब। ठीक है, कथन बा देखते हैं। आ तो जहाँ तक है वो सही है। बात देखते हैं कि शिक्षार्थी को सीखने के व्यक्तिवादी उपागम के आधार पर कक्षा की गतिविधियों में भाग लेना पड़ता है। तो ये भी ठीक है। तो आ इसमें फिर यही जाएगा कि आ और बा दोनों सही है। ठीक है, 22 का ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 कि किसी पाठ्य सामग्री से कोई विशेष सूचना निकालने के उद्देश्य से उस पाठ्य सामग्री के किसी अंश को बारीकी और गहनता के साथ पढ़ने का कौशल कौन सा अवबोधन कहलाता है? तो वो कौन सा अवबोधन कहलाता है? वो कहता है लेन देन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में भी कथन आ और बा देखते हैं कि आ है किसी देश के एक हिस्से में बोले
बोले जाने वाली विविध भाषाओं के एक प्रकार जो क्षेत्रीय बोली के रूप में जानी जाती है। ये तो ठीक है। बी देखते हैं कि एक समान शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले लोगों द्वारा विविध प्रकार की उपयोग की जाने वाली भाषा में से एक बोली रूप में जानी जाती है, तो ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जाएगा कि आ तो सही है लेकिन बा गलत है, 24 का हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन इज 1। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 25 कि बहुभाषावाद शिक्षा का एक ऐसा संसाधन है जिसका उद्देश्य है इसका शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषाओं का उपयोग करना। करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका 1। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 है कि बहुविधि के सिद्धांत के संदर्भों में निम्नलिखित में कौन सी बुद्धि भाषा से संबंधित है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन दृश्यात्मक स्थानिक बुद्धि। ठीक है। 27 नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि वायोस्की के अनुसार जब कोई बच्चा या बच्ची भाषा की मदद से अपने स्वयं के कार्य को निर्देशित करता है या करती है लेकिन वह भाषा दूसरे के लिए श्रव्य नहीं है, उसके वाचन को क्या कहेंगे? उसके भाषण को कहेंगे निजी भाषण। ठीक है। 27 का करेक्ट हो जाएगा आपका 2 निजी भाषण। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है कि समूह वाद विवाद के भाग लेने के लिए भाषा शिक्षक एवं एक शर्त रखता है कि समूह में 4 विद्यार्थी कनिष्ठ वर्ग से तथा 1 विद्यार्थी वरिष्ठ वर्ग से होना चाहिए, तो आवश्यकता पड़ने पर कनिष्ठों की सहायता कर सके। समूह निर्माण का ये विचार किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो किसके सिद्धांत पर आधारित है? वो है वायोस्की का सिद्धांत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है कि पत्नी कहती है पत्नी से जल्दी करो हमें देर हो जाएगी। सहकर्मी कैसे जान का समय हो गया है। ठीक है। पति कहता है पत्नी से कि जल्दी करो हमें देर हो जाएगी। सहकर्मी से कहता है कि जाने का समय हो गया है, हमें बैठने के लिए देर हो जाएगी। वरिष्ठ नियोक्ता से कि महोदय शाम के 4 बज गए हैं और बैठक 4:15 बजे है, क्या अब हमें चलना नहीं चाहिए? तो भाषण कि इस भिन्नता को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे किस स्तर भिन्नता। ठीक है। स्तर भिन्नता के रूप में जाना जाता है इसको। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 29 का। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का 30 क्वेश्चन नंबर 30 है कि एक बोली मानक बोली का दर्जा पाने के लिए निम्नलिखित चरणों से गुजरती है। तो ये कौन सी है कि चयन है, स्वीकृति है, सहितकरण है, उद्देश्यों का निर्धारण है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 4। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, अपने दोस्तों के पास को शेयर भी कर दीजिएगा जिनको ज़रूरत होगी, उनके लिए मैंने ये करा दिया है। अपने आप लोग आंसर आप चेक कर लें। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।